वो दोनों साथ चलते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ऐसे ही इसमें अगर हम निकालते हैं तो करंट का फॉर्मूला जब निकाला गया तो आंसर आता है E0 डिवाइडेड बाई ओमेगा L इनटू में sin ओमेगा t और माइनस कितना पाई बाई 2। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले पोर्शन में ईएम वेव्स जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट से सीक्वेंस जो है ना वो शुरू कर रहे हैं। तो अब जो काम है वो कौन सा कर रहे होंगे, ईएमआई एंड एसी। ईएमआई एंड एसी में आज एसी वाले पोर्शन को जो है वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। ध्यान से आप कंसेप्ट जो है वो समझ रहे हैं, ठीक है। कि यहां से लगभग आपके 3 सवाल जो है बन रहे होते हैं पूरे चैप्टर से, ईएमआई एंड एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। इसके बारे में आज काम करना है। चीजें जो है वो हमने कैसे सीखनी है, आज हम शुरुआत कर रहे हैं किससे, ऑल्टरनेटिंग करंट से। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है उससे सीक्वेंस जो है वो शुरू करेंगे। और ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में अगर काम करें तो चीजें जो हैं सर वो कुछ कैसे चलती हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है पहले उसको थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद अगली चीजें जो है वो स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। ईएमआई एंड एसी में पहले आज जो पोर्शन शुरू करना है वो एसी वाला है, ऑल्टरनेटिंग करंट वाला है। ऑल्टरनेटिंग करंट में अगर काम करना है तो चीजें जो है सर वो हमें पता क्या कुछ है, उनके बारे में अगर जाने तो हम जानते हैं कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट जो है उसको इस तरीके से जो है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो साइन वेव या कोस वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड तो लगातार बदलता जा रहा है। आप यहाँ पे अगर चेक करें तो लगातार वैल्यू जो है वो क्या करती जा रही है, चेंज होती जा रही है। कुछ समय के लिए इसकी डायरेक्शन जो है वो कैसी थी, पॉजिटिव, और कुछ समय के लिए जो डायरेक्शन है उतने ही समय के लिए कैसी थी, नेगेटिव थी। मतलब काम जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट में अगर हम लिखना चाहें तो चीजें जो है वो हमें क्या पता है, अ करंट, एक ऐसा करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, जिसका मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो रहा है, हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियडिकली, एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियडिकली। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है, ठीक है। कि एक ऐसा करंट, ये चीज जो है ना वो आपके पास बन रही है, ठीक है। कि हमने काम जो है वो क्या सीखना है यहाँ पे, ऑल्टरनेटिंग करंट की दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली जो बात है सर वो आपको क्या पता है कि मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होना चाहिए, लगातार बदलता रहना चाहिए। और एक डायरेक्शन जो है वो कुछ समय के बाद या एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ इंटरवल ऑफ के बाद जो है वो क्या होनी चाहिए, रिवर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो करंट है ये क्या कहलाता है, ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाता है, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट को या तो साइन के टर्म में लिखते हैं या किसके टर्म में, कोस के टर्म में। तो अगर हम यहाँ पे करंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो करंट लिखा जाएगा I इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। या तो करंट को साइन के फॉर्मेट में लिखेंगे, या फिर अगर हम बात करें तो करंट कैन बी रिटन एज I इज इक्वल्स टू आई नोट कोस ओमेगा टी, ठीक है। इस तरीके से चीजें जो है ना वो आपके पास चल रही होती हैं, ठीक है। कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट जिसका मैग्नीट्यूड लगातार बदल जाए और डायरेक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद बदले, इसको क्या कहा जाता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। या तो इसको साइन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं या कोस के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो इसके क्या हो गया, करंट। ऐसे ही ईएमएफ को अगर लिखना होगा तो इसका ईएमएफ जो है वो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ऐसे ईएमएफ को लिखेंगे, या फिर ईएमएफ को अगर लिखेंगे तो E इज इक्वल टू किसके बराबर है, ई नोट कोस ओमेगा टी। ये दो फॉर्मेट हैं जिसकी हेल्प से आप ईएमएफ या करंट को, ऑल्टरनेटिंग करंट को जो है वो आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इनमें अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हमारे पास क्या है, कि I इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, आई नोट साइन ओमेगा टी। ऐसे करके वैल्यू जो है ना वो आपको दी हुई, ठीक है। कि I जो है वो किसके बराबर है, I बराबर है आई नोट साइन ओमेगा टी। जिनमें अगर मैं बात करूं तो I जो है वो हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है। इंस्टेंटेनियस करंट किसी पर्टिकुलर वैल्यू को बताया गया है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, इंस्टेंटेनियस करंट है। आई नोट जो है वो हमारे पास क्या है, पीक कह लो या फिर मैक्सिमम करंट कह लो, पीक करंट या फिर नाम जो है वो क्या है, मैक्सिमम करंट। और ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो इसकी यूनिट जो है सर वो किस में होती है, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड में। इस तरीके से काम जो है ना वो आपको पता है, ठीक है। कि I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। आई जो है वो हमारे पास क्या है, आई की जो वैल्यू है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है। आई नोट जो है वो पीक करंट है। ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको किस में लिखते हैं, रेडियन पर सेकंड में लिखते हैं। नेक्स्ट जो काम है उसके बारे में अगर हम काम करें तो चीजें जो है, ओमेगा, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू करके, इस तरीके से जो है वो लिख सकते हैं।
न्यू के बारे में अगर मैं बात करूं तो न्यू की यूनिट जो है सर वो किस में होती है, हर्ट्ज में होती है। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट जो है ये आपने पढ़ा है। इनमें इसके बेसिस पे कोई सवाल अगर आप लगा कर देखना चाहें तो काम जो है वो हमें क्या दे रखा है कि I इज इक्वल्स टू 314 साइन, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है कि I इज इक्वल्स टू 314 157 टी, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू जो है वो आपको दे दी, और प्लस में कितना दे रखा है, π/3 दे रखा है। ये काम जो है ना वो आपको कह रखा है, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू जो है वो आपको गिवन है, आपने क्या बताना है इसको। अगर हम कंसीडर करें तो आई जो है वो किसके बराबर है, आई नोट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस कितना हो जाएगा, पाई, ठीक है। इसको 31.4 लिख लो बेशक से, ठीक है, कि आई इज इक्वल्स टू 31.4 साइन 157 टी प्लस π/3 है। तो आई किसके बराबर है, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। इस तरीके से काम कर लिया। तो आई नोट की वैल्यू निकालता हूं, तो आई नोट की वैल्यू जो है क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें हेयर आई नोट जो है वो किसके बराबर है, आई नोट बराबर है 31.4 के। आई नोट की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो आई नोट की वैल्यू कितनी है, 31.4 के बराबर है। ओमेगा की वैल्यू अगर लिखूं तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 157 है। और फाई की वैल्यू निकालूंगा तो फाई की वैल्यू कितनी है, π/3। कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करा तो टाइम वाले पार्ट से टाइम वाले पार्ट को कंपेयर करा, फाई वाले पार्ट से फाई वाले पार्ट को कंपेयर कर दिया। इस तरीके से चीजें बन गई। ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा बराबर है 2 पाई न्यू, जो कि किसके बराबर है, 157। तो 2 को 2 लिखा, पाई की जगह 3.14 इंटू न्यू इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 157। तो 3.14 से ये वैल्यू जो है वो कितने पे, 50 पे कैंसिल हो जाएगी, 2 से ये वैल्यू कितने पे चली जाएगी, 25 पे। तो फ्रीक्वेंसी जो है सर वो किसके बराबर आ जाएगी, 25 हर्ट्स के बराबर। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो आ रही है वो कितनी है, 25 हर्ट्स के बराबर। ये काम आपने करा। तो पहली बात तो यही आपको पता चल रही है कि आपने एक ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कैसे करना है। ऑल्टरनेटिंग करंट को या तो साइन साइकिल में या कोस साइकिल में, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन लगातार बदलनी चाहिए, और डायरेक्शन अगर लगातार बदलनी चाहिए तो ये चीजें जो है वो कुछ इस तरीके से चलती हैं। अब नेक्स्ट जो काम है सर उसके बारे में अगर हम बात करें तो दो चीजें जो है वो आपने और पढ़नी होती हैं यहाँ पे। एक जो वर्ड है सर वो हमारे पास है एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू। एवरेज या मीन वैल्यू जो है उसके बारे में हम बात करते हैं, एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट जो काम हम पढ़ रहे होते हैं दैट इज योर आरएमएस करंट, ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं तो आरएमएस कह लो, रूट मीन स्क्वायर कह लो, वर्चुअल वैल्यू कह लो, या फिर इसी को ही जो नाम हम देते हैं वो नाम देते हैं इफेक्टिव वैल्यू। आरएमएस, वर्चुअल या फिर कौन सा नाम, इफेक्टिव वैल्यू। इस तरीके से काम जो है ना वो हम कर रहे होते हैं कि एवरेज या मीन वैल्यू क्या होगी, आरएमएस, वर्चुअल या इफेक्टिव वैल्यू जो है वो क्या होंगी। ये दो तरीके की वैल्यूज जो है वो यहाँ हम डिस्कस करते हैं। और इनमें अगर हम काम करें तो चीजें जो है वो क्या पता है कि हमें आई इज इक्वल्स टू किसके बराबर पता है, आई बराबर है आई नोट साइन ओमेगा टी के। कि आई की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, आई की वैल्यू है आई नोट साइन ओमेगा टी। इसी तरीके से यहाँ पे भी करंट जो है वो क्या माना गया कि आई इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो करंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से किस तरीके से मैच करता है, तो यहाँ पे जो कंपैरिजन होता है वो होता है ओवर हाफ साइकिल। यहाँ पे मीन वैल्यू से जो कंपैरिजन है वो क्या है, ओवर हाफ साइकिल। यहाँ पे जो कंपैरिजन होता है आरएमएस वैल्यू के लिए जो साइकिल होती है ओवर फुल साइकिल। मतलब कि हाफ साइकिल और फुल साइकिल से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पे हाफ साइकिल का मतलब जो टाइम है वो 0 से लेके t/2 तक जा रहा है। हाफ साइकिल का मतलब क्या है कि टाइम जो है वो 0 से लेके t/2 तक जा रहा है। फुल साइकिल का मतलब टाइम जो है वो 0 से लेके t तक जा रहा है। इस तरीके से काम करना है। हाफ साइकिल का मतलब टाइम कहां तक जा रहा है, t/2। यहाँ पे जो कंपैरिजन करते हैं वो करते हैं हम चार्जिंग इफेक्ट का, क्योंकि करंट के पास दो इफेक्ट हैं, एक है चार्जिंग इफेक्ट और एक जो है वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट। यहाँ पे हम कंपैरिजन एसी का डीसी से करते हैं, कौन से इफेक्ट के लिए, चार्जिंग इफेक्ट के लिए। और यहाँ पे जो कंपैरिजन होता है, यहाँ पे जो कंपैरिजन है सर वो हमारे पास है हीटिंग इफेक्ट के लिए। इस तरीके से काम जो है ना वो कर लिया, ठीक है, कि करंट की जो साइकिल है, करंट की साइकिल है आई इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे भी करंट की साइकिल जो है वो क्या है, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे आप हाफ साइकिल पे कंपैरिजन करते हैं, वहां पे किस पे, फुल साइकिल पे। ये जो कंपैरिजन है वो चार्जिंग इफेक्ट का, और वो जो कंपैरिजन है वो किसका है, हीटिंग इफेक्ट का। और इनमें अगर मैं बात करता हूं तो एवरेज जो करंट है, एवरेज करंट जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वो वैल्यू आती है 2 डिवाइडेड बाई पाई ऑफ आई नोट।
मैक्सिमम वाले करंट का एवरेज करंट कितना होता है, 2/पाई टाइम्स है। और ये जो वैल्यू है सर ये किसके लिए है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो आंसर कितना है, 2/पाई ऑफ आई नोट है। ऐसे ही एवरेज वैल्यू अगर बतानी है, और एवरेज वैल्यू किसके लिए बतानी है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, तो 2/पाई ऑफ आई नोट। इस तरीके से काम जो ये किसके लिए, ये वैल्यू जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए है, ये वैल्यू किसके लिए है, नेगेटिव हाफ साइकिल, इसके लिए काम है। तो अगर मैं एवरेज वैल्यू बताता हूं, एवरेज वैल्यू बताता हूं किसके लिए, फुल साइकिल के लिए, तो एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए अगर आंसर निकाला जाएगा तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के लिए। कि ये वैल्यू प्लस में है उतनी ही ये वैल्यू माइनस में है, तो फुल साइकिल के लिए करंट, ये सेम काम हम ईएमएफ के लिए भी करेंगे कि ई एवरेज बताना है तो यहाँ पे ई नोट हो जाएगा, वहां पे ई एवरेज बताना है तो ये कैसा हो जाएगा, ई नोट। कि एवरेज वैल्यू सिर्फ किस पे मेजर करी जाती है, हाफ साइकिल पे। फुल साइकिल पे उसका नेट आंसर कितना आता है, 0। इस वजह से यही बात जो वो कही जाती है कि डीसी मीटर जो है, डीसी मीटर जो है वो एवरेज वैल्यू को मेजर नहीं कर पाते, डीसी मीटर एवरेज वैल्यू को मेजर नहीं कर पाते। क्यों नहीं मेजर कर पाते, क्योंकि डीसी मीटर काम करते हैं फुल साइकिल पे, और फुल साइकिल पे इनका आंसर हमेशा कितना आना है, 0। और आंसर अगर 0 आना है तो ये उनको मेजर नहीं कर पाएंगे। ये काम जो है वो आपको पता चल रहा है, ठीक है, इतना काम कर लिया। नेक्स्ट जो है, अगर मैं यहां पे आता हूं, हीटिंग वाली वैल्यू से जब कंपैरिजन करते हैं तो जो हमारी वर्चुअल वैल्यू आती है, आईवी जो आती है वो बराबर होती है आई नोट डिवाइडेड बाई √2, या तो ऐसे कह लो, या 1/√2 करके जब इस वैल्यू को सोल्व करते हैं तो दैट इज योर 0.707 ऑफ आई नोट। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है, ठीक है। कि वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू अगर मैं बताना चाहता हूं तो आई नोट डिवाइडेड बाई √2, तो 1/√2 है तो कितना आ जाएगा, 0.707 ऑफ आई नोट, ठीक है। ऐसे ही अगर ईएमएफ की वर्चुअल वैल्यू बताते हैं तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.707 ऑफ ई नोट। इस तरीके से काम जो है ना वो आपको पता है, ठीक है। सबसे पहले जो हम डिस्कस यहाँ पे करते हैं दैट इज योर एवरेज वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू फुल साइकिल पे 0 है, ये फुल साइकिल पे ही मेजर होती हैं, ये जो मेजर होंगी ये कहाँ होती हैं, फुल साइकिल पे ही इनको जो है वो मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो काम है वो इनके फेजर डायग्राम से रिलेटेड है, या अगर हम काम करें तो चीजें जो है वो क्या करनी है, एसी सर्किट है और एसी सर्किट के अंदर अब अलग अलग डिवाइस जो हैं उनको अपने लगा रखा है, किस तरीके से काम चलता है, ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे अगले सारा काम जो है वो आपका चल रहा होता है, ठीक है। कि काम जो है वो हमने करना क्या कुछ है उस पर अगर हम ध्यान दें तो एसी का सर्किट है, एसी सर्किट कंटेनिंग, एसी का सर्किट है और वो कंटेन क्या करता है, एसी सर्किट कंटेनिंग, एसी का सर्किट क्या क्या कंटेन किए हुए है, ये काम जो है ना वो हमने करना है। एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, एसी का सर्किट है जो खाली क्या रखता है, रेजिस्टेंस रखता है। एसी का सर्किट है कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, उसके अंदर खाली इंडक्टेंस अगर है तो क्या होगा, और एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। 3 अलग अलग डिवाइस हमारे सिलेबस में हैं। एक बार एसी को अकेले रजिस्टर से लगाया गया है, एक बार इंडक्टर से लगाया गया है, और एक बार किससे लगा दिया है, कैपेसिटर से। फिर इकट्ठा करते हैं जो आपने पढ़ रखा है आरएलसी सर्किट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो एक डिवाइस है जिसका नाम रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट कर दिया है एक एसी सोर्स से, ठीक है। इस तरीके से एक एसी सोर्स से आपने इसको कनेक्ट कर दिया। एसी सोर्स हर जगह कॉमन है तो इसलिए उसके ईएमएफ की इक्वेशन जो है वो क्या मान ली, ई नोट साइन ओमेगा टी, कि ई जो है सर वो बराबर है, और ई बराबर है ई नोट साइन ओमेगा टी के। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे बात करता हूं, इंडक्टेंस उसके अंदर है खाली, खाली इंडक्टेंस अगर उसके अंदर है तो सर यहाँ पे आपने उसको एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ये इंडक्टर है। और ईएमएफ के बारे में अगर हम बात करें तो ईएमएफ बराबर है ई नोट साइन ओमेगा टी। इस तरीके से काम जो है ना वो आपके पास है, ठीक है। कि एसी का सर्किट है और एसी के सर्किट में खाली इंडक्टेंस है तो ई बराबर है ई नोट साइन ओमेगा टी के। ऐसे ही यहाँ पे जो है वो कैपेसिटिव है, कैपेसिटर जो है वो लगा हुआ है, कैपेसिटर अगर लगा हुआ है तो इस तरीके से काम जो है ना वो आपको ये दिखा रखा है, खाली कैपेसिटर लगा रखा है। और ई की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, ई की वैल्यू है ई नोट साइन ओमेगा टी के। इस तरीके से चीजें जो है ना वो आपको पता है, खाली कैपेसिटर है, खाली इंडक्टर है, और खाली जो है वो क्या लगा हुआ है, रजिस्टर। क्योंकि तीनों में एसी सोर्स जो है वो कॉमन था तो उसकी इक्वेशन जो है वो क्या मानी गई है, ई नोट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे जब इनको हम सोल्व करते हैं तो करंट का आंसर जो आता है वो आता है ई नोट बाई आर इनटू में साइन ओमेगा टी। रेजिस्टेंस से डिवाइड करा तो करंट जो है
वो इस तरीके से ई नोट बाई आर साइन ओमेगा टी बन जाता है। यहाँ पे अगर इसको लिखूं तो ई नोट बाई आर को हम आई नोट कह देते हैं, इनटू में कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी। इस तरीके से चीजें जो है ना वो आपके पास है। तो इसका जो फेज डिफरेंस है वो कितना है ओमेगा टी के लिए, इसका भी फेज जो है वो कितना है ओमेगा टी। एक में फाई 1 है एक में फाई 2 है, दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, वो अगर निकालूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी फाई 1 माइनस का फाई 2। फाई 1 माइनस फाई 2 करा तो कितना हो गया ओमेगा टी माइनस में कितना ओमेगा टी, और ओमेगा टी से ओमेगा टी को माइनस कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा 0 के बराबर। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया कि वैल्यू जो है वो क्या है ई नोट साइन ओमेगा टी, ये भी क्या है साइन ओमेगा टी, ये फाई 1 है ये फाई 2 है, दोनों का डिफरेंस करा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी करा तो आंसर कितना आ जाएगा 0। कि यहाँ पे करंट और ईएमएफ जो है वो दोनों साथ चलते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ऐसे ही इसमें अगर हम निकालते हैं तो करंट का फॉर्मूला जब निकाला गया तो ये आंसर आता है ई नोट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल इनटू में साइन ओमेगा टी और माइनस कितना पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी कर लो बल्कि, ठीक है। ये वैल्यू जो हमारे पास आती है वो क्या आती है साइन ओमेगा टी माइनस कितना पाई बाई 2, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ना वो चल रहा है। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये जो वर्ड है ये वहां पे किसका काम कर रहा था रेजिस्टेंस का, तो इसका जो रेजिस्टेंस है सर उसको क्या कहा जाता है एक्सेल कहा जाता है। एक्सेल का मतलब क्या है सर इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सेल का मतलब क्या है, एक्सेल का मतलब है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है एक्सेल, और एक्सेल की यूनिट अगर मैं देखूं तो एक्सेल की यूनिट जो है सर वो किस में आती है ओम में आती है। एक्सेल की यूनिट जो है वो किस में आती है ओम में। इस तरीके से पता है एक्सेल जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है और इसकी यूनिट जो है सर वो किस में चली जाती है ओम में। ये बात आपको पता है। एक्सेल की वैल्यू अगर लिखूं तो एक्सेल की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है ओमेगा एल, और ओमेगा को अगर हम लिखना चाहें तो ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई न्यू इनटू में एल। ये बात हमें पता चल गई। ये फेज डिफरेंस जो है ये क्या है फाई 1 है, और ये वाला फेज डिफरेंस जो है ये क्या है फाई 2। फेज डिफरेंस दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालता हूं तो दोनों का डिफरेंस क्या है फाई 1 में से फाई 2 को माइनस करूंगा, फाई 1 माइनस फाई 2, तो फाई 1 में से फाई 2 को माइनस करा तो आंसर जो है वो किसके बराबर आ गया पाई बाई 2 के। फाई 1 माइनस फाई 2 करा तो वो क्या हो गया दोनों को माइनस करा तो आंसर किसके बराबर आ रहा है पाई बाई 2 के बराबर आ रहा है। ये चीज जो है ना वो आपने कर ली, सही है इतनी बात। नेक्स्ट जो काम है ये कंसेप्ट जो है जैसे ही पता चला फिर अगला जो काम है वो आपने क्या कर लिया कि सर ये जो फेज डिफरेंस है वो कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो ये ओमेगा टी है, ओमेगा टी में से कुछ कम हो रहा है तो वोल्टेज लीड कर रही है। वोल्टेज लीड करती है किससे करंट से। ये बात जो है ना वो हमें पता चल गई कि वोल्टेज लीड कर रही है किससे करंट से। ऐसे ही इस वाले की इक्वेशन में जब करंट की इक्वेशन बताई गई तो आंसर आया ई नोट डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा सी इनटू में साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है ना वो आपके पास चलता है, ठीक है। कि काम जो वो क्या करना है ई नोट साइन ओमेगा टी हमारे पास था, ई नोट साइन ओमेगा टी तो था, इसको ई नोट 1 बाई ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। 1 बाई ओमेगा सी तो ये डिवाइड में जो पड़ा है वो हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसको हम नाम देते हैं एक्स सी, जिसको हम क्या कहते हैं इंडक्टिव वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है इसको हम नाम देते हैं, इसकी भी यूनिट जो है सर वो क्या होती है ओम होती है। इसकी भी यूनिट जो है वो क्या है एक्सी जो है वो क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसकी भी यूनिट क्या होती है ओम। और इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई ओमेगा सी लिख सकते हैं। इसको हमने क्या लिख दिया 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 1 बाई ओमेगा सी ठीक है कि एक्सी इज इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा सी, ओमेगा को क्या लिख दिया 2 पाई न्यू इनटू में सी, तो ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर है एक्सी के बराबर। ये काम आपको पता चल गया। अगली जो चीज है वो आपने क्या करनी है नेक्स्ट अगर मैं वर्ड देखूं तो ये जो है ये हमारे पास वर्ड क्या है फाई 1 है, ये वाला वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है फाई 2। दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू फाई 1 माइनस फाई 2, तो बड़े में से इसको छोटे को माइनस करूंगा तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा माइनस का पाई बाई 2। तो अब की बार करंट लीड कर रहा है, करंट जो है वो लीड कर रहा है सी कह लो, या करंट को आई से लिख लिया, करंट लीड करता है किसको वोल्टेज को। ये काम जो है ना वो हमने सीखा है यहाँ पे। ये बातें जो है वो आपको पता चली हैं, ये मेन काम है, इसके बेसिस पे आगे का पूरा चैप्टर चलेगा। अब कि रेजिस्टेंस है खाली सर्किट में खाली रेजिस्टेंस है तो फेज डिफरेंस 0 होता है, ये आर जो है वो रेजिस्टेंस का काम करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे अब वर्ड आ जाता है ओमेगा एल, जो कि यूनिट तो क्या ही रखेगा ओम रखेगा, क्योंकि इसने ईएमएफ से करंट बनाया है।
ओमेगा एल जो है उसको एक्सएल कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। यहाँ पे वोल्टेज आगे होती है। 1/ओमेगा सी जो है उसको एक्ससी कहते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे करंट जो है वो लीड कर रहा होता है। इस तरीके से चीजें जो है वो आपको पता है। अब यहाँ पे काम जो है वो आगे बढ़ाना कैसे है उस पर ध्यान देंगे कि चीजें जो हैं उनको अगर रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टेंस के लिए और आगे चलाएं तो काम जो है वो आपने करना क्या कुछ है। सुनिए ध्यान से कि यहाँ पे फेज डिफरेंस जो है सर वो कैसा था, फेज डिफरेंस 0 था। और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो आर जो है ना वो हमारे पास सिंपल काम था। तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस को देखता हूँ तो ये रेजिस्टेंस जो है सर उसको फ्रीक्वेंसी के साथ जब वेरिएशन देखी गई तो फ्रीक्वेंसी के साथ रेजिस्टेंस की कोई वेरिएशन नहीं है। फ्रीक्वेंसी के कम ज्यादा होने से रेजिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ इंडक्टर वाले में, तो इंडक्टर वाले में जो फेज डिफरेंस था सर वो कैसा था, पॉजिटिव। और एक्सएल जो है सर वो किसके बराबर था, एक्सएल बराबर था ओमेगा एल के, जिसको अगर मैं लिख रहा था तो मैं क्या लिख रहा था, 2 पाई न्यू इंटू में कितना लिख रहा था, एल, 2 पाई न्यू इंटू एल, इस तरीके से काम कर रहा था। तो एक्सएल और न्यू के बारे में जब बात करी गई तो ये एक्सएल है और ये न्यू है। एक्सएल और न्यू का ग्राफ जब बनाया गया तो वो ग्राफ कैसा चला गया था, स्ट्रेट लाइन, कि यहाँ का जो रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब फेज डिफरेंस देखा गया था, करंट लीड करता है तो कैसा आया था, नेगेटिव। इसको एक्सी से अगर लिखा था तो इसका आंसर क्या था, 1/ओमेगा सी। और ओमेगा सी अगर हमारे पास है तो 1/2 पाई न्यू इंटू में कितना हो गया सी। तो एक्सी जो है वो न्यू के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्सी और न्यू जो है वो कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो क्या बनाया, एक्सी के लिए। यहाँ पे जो ग्राफ है वो किसके लिए बनाया, न्यू के लिए। एक्सी और न्यू का ग्राफ अगर बनाया तो वो कैसा हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जा रहा है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये जो काम है ये किसके लिए है, रेजिस्टेंस के लिए, जो फ्रीक्वेंसी पे फंक्शन ही नहीं है। ये जो है ये क्या कर रहा है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। और ये जो है ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो 3 डिवाइस है, एक पे प्रभाव ही नहीं पड़ता है, एक बढ़ता है, और एक जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, ये चीजें जो है वो आपने यहाँ पे सीखी हैं। अब मेन काम अगर मैं यहाँ पे फॉर डीसी सोर्स के लिए बात करता हूं तो डीसी सोर्स के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0। तो एक्सएल की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर आ जाएगी, 0। क्योंकि न्यू को 0 करा तो एक्सएल जो है सर वो भी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। यहाँ पे एक्सी की बात करता हूं तो डीसी सोर्स के लिए तो 1/बाई कितना हो जाएगा, 1/2 पाई न्यू और इंटू में कितना हो गया, सी, समथिंग बाई 0। और समथिंग बाई 0 जो है सर वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब कि ये डीसी सोर्स को क्या कर देता है, पास कर देता है। और ये जो है ये डीसी सोर्स को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अब कंक्लूजन जो है वो क्या, एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर और एक क्या नाम है, कैपेसिटर। इसका जो रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन नहीं है, इसका फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ता चला जाता है, उसका फ्रीक्वेंसी के साथ घटता चला जाता है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो कंसेप्ट है ये क्या कहता है कि यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है, 0। करंट और वोल्टेज साथ चलेंगे, इसमें वोल्टेज आगे रहती है और उसमें जो है वो करंट आगे रहता है। अब इनके बेसिस पे, इस कंक्लूजन के बेसिस पे हम पढ़ते हैं एलसीआर सर्किट या आरएलसी सर्किट। ठीक है, नाम एक ही है, सीरीज एलसीआर सर्किट के बारे में हम बात करते हैं। और सीरीज आरएलसी या एलसीआर सर्किट होता क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सीरीज आरएलसी सर्किट जो है, सीरीज एलसीआर सर्किट जो है, उसके बारे में काम जो है वो हम कर रहे होंगे कि कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्या है। तो एक जो डिवाइस है सर वो हमारे पास रेजिस्टेंस है, एक जो डिवाइस है उसका नाम क्या है, इंडक्टेंस है, और तीसरा जो डिवाइस है वो हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस। ये नाम आर हो गया, ये नाम एल हो गया, और ये नाम क्या हो गया, सी। इसमें अगर मैं काम करता हूं तो चीजें जो हैं वो हमने क्या कर ली, इस तरीके से काम जो है बना लिया, ये आर, ये एल, ये सी। ये जो डिवाइस है ये यहाँ पे एसी सोर्स लगा लिया, की के साथ आपने इसको कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से चीजें जो है सर वो हम जानते हैं। ठीक है, ईएमएफ की इक्वेशन को मान लो लिख लेता हूं, ई नोट साइन ओमेगा टी, ऐसे करके काम जो है ना वो हमने कर लिया। ठीक है, ध्यान से समझेंगे चीजें आपने करनी क्या कुछ है। ये काम करा तो रजिस्टर के लिए अगर हम बात करते हैं तो रजिस्टर के लिए वोल्टेज और करंट जो है दोनों कहां से होते हैं, साथ होते हैं, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। इंडक्टर के केस में अगर हम बात करें तो करंट यहाँ पे है तो वोल्टेज उससे कहाँ होती है, आगे। और अगर कैपेसिटर के लिए बात करूं, करंट अगर यहाँ पे है तो वोल्टेज उससे कहाँ होती है, पीछे। एंगल बढ़ाना है तो एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। तो ये जो है ये करंट है तो वोल्टेज उसके साथ चल रही है। ये अगर करंट है तो इसकी वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री कहाँ है, आगे है। इसी तरीके से अगर ये करंट है
तो कैपेसिटर वाली वोल्टेज 90 डिग्री पीछे चल रही है। ये कंसेप्ट जो है ना वो हमने जाने, ठीक है, कि ये करंट था, रजिस्टर वाली साथ चली, इंडक्टर वाली आगे है और कैपेसिटर वाली 90 डिग्री से पीछे चल रही है। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया। अब काम करना क्या कुछ है, ये हमारे पास करंट था, तो रजिस्टर वाली वोल्टेज जो है उससे के साथ चल रही है, मतलब उससे थोड़ी सी मतलब मैग्नीट्यूड में ज्यादा है। कैपेसिटर वाली जो वोल्टेज है वो पीछे है और इंडक्टर वाली जो है वो कहाँ थी, आगे थी। इस तरीके से एक इकट्ठा डायग्राम जब हमने इनका बनाया तो ये जो है ये करंट है, जो वोल्टेज साथ चली उसका नाम VR, जो वोल्टेज आगे थी उसका नाम VL, और जो वोल्टेज पीछे चल रही है उसका नाम जो है सर वो क्या है, VC है। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया, ठीक है। अब इससे अगर एक डायग्राम बनाते हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि VL ज्यादा है, VC कम है। ये ऊपर वाला जो है वो ज्यादा है, बड़े में से किसको माइनस कर देंगे, छोटे को। माइनस क्यों कर रहे हो, माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। अपोजिट एंगल थे तो चीजें जो है वो क्या बना ली, उसी डायग्राम से। ये तो VR थी और यहाँ पे ये VL में से VC को कम कर दिया, तो इस तरीके से चीजें होगी कि ये वैल्यू जो है सर ये क्या है, VR है। इस वाली वैल्यू को अगर लिखता हूं तो ये वाली वैल्यू क्या है, VL माइनस का VC। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं अब देखूं तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो हमने ये खींच दिया, जिसको हमने नाम जो दे दिया वो नाम दे दिया VZ। इन तीनों का जो घोल है उसको नाम क्या दे दिया गया, VZ नाम दे दिया गया, ठीक है। ये एंगल जो है इसको हम फाई बोल देते हैं। कि काम जो है वो आपने करना है क्या, अब इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या कहती है कि VZ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। इस तरीके से काम जो है ना वो आपको पता है कि VZ का स्क्वायर जो है, VZ का स्क्वायर किसके बराबर है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इनको करंट की टर्म्स में अगर हम लिखते हैं तो Z जो वर्ड है उसको हम कहते हैं इंपीडेंस। इन तीनों का जो घोल है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का, इसको इंपीडेंस कह दिया। इसकी यूनिट जो है सर वो किस में होती है, इसकी यूनिट होती है सर ओम में, ठीक है। VZ को अगर लिखना चाहूं तो VZ को लिख दिया I इंटू Z इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू VR जो है उसको क्या लिख दिया, IR का होल स्क्वायर। ऐसे ही VL जो वर्ड है उसका मतलब क्या हो गया, IXL। VC जो वर्ड है सर उसका मतलब क्या हो गया, IXC, और इस सारे का क्या हो गया, होल स्क्वायर। इस तरीके से काम कर लिया कि VZ का स्क्वायर इज इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। VZ को IZ का स्क्वायर, IR का स्क्वायर, IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर। इस तरीके से काम कर लिया। I जो है वो सारों में से कॉमन लेके कैंसिल कर लेते हैं, सारों में से I जो है उसको उड़ा दिया, तो क्या रह गया हमारे पास कि Z स्क्वायर बराबर है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये वैल्यू जो है वो किसकी आ गई, Z स्क्वायर की। तो इसी के बेस पे एक ट्राइंगल अगर इस वाली पाइथागोरस की बना दें तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे नाम क्या बन गया Z, यहाँ पे क्या बन गया R, और यहाँ पे क्या बन जाएगा XL माइनस XC। और ये जो एंगल है सर ये एंगल किसके बराबर है, फाई के बराबर है। ये R है, ये XL माइनस XC है, और ये जो वर्ड है ये क्या है, Z है, ठीक है। तो Z R XL माइनस XC, इस तरीके से प्रोग्राम आपने बना लिया। इस वाली ट्राइंगल में इंपीडेंस यूज हो रहा है तो इसको हम नाम दे देते हैं इंपीडेंस ट्राइंगल। क्या नाम देते हैं इसको हम, इंपीडेंस ट्राइंगल जो है इसको आपने नाम दे दिया, ठीक है। तो Z के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो Z की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, Z की वैल्यू बराबर है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। Z की वैल्यू बतानी है तो Z की वैल्यू क्या है, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और इस सारे का क्या कर दिया, रूट। सबकी जो यूनिट्स हैं सर, सबकी यूनिट्स किस में है, ओम में है, ठीक है। Z R XL XC सब की यूनिट जो है वो किस में है, ओम में। यहाँ पे अब इस वाली ट्राइंगल की हेल्प से हम दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालते हैं। एक का नाम जो है सर वो क्या होता है, tan फाई। tan फाई के बारे में बात करूं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, फेज फैक्टर। क्या नाम देते हैं इसको हम, फेज फैक्टर, क्योंकि इससे हम फेज निकाल रहे होते हैं। tan फाई बताना है तो tan फाई जो है वो क्या है, फेज फैक्टर है। यहाँ पे एंगल के साथ वाले को बेस, एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। इस तरीके से काम कर लिया। tan फाई जो है वो क्या है, फेज फैक्टर, जिसको हम क्या लिखते हैं, P डिवाइडेड बाई B लिखते हैं। P की जगह अगर मैं बात करूं तो P की जगह वैल्यू क्या है, XL माइनस XC और डिवाइडेड बाई B की जगह अगर मैं बात करूं तो B की वैल्यू जो है वो क्या है, R है। tan फाई पता चल गया। ऐसे ही हम एक वर्ड बताते हैं दैट इज योर कोस फाई। कोस फाई जो वर्ड है सर वो हमारे पास होता है पावर फैक्टर। कोस फाई जो है वो क्या होता है, पावर फैक्टर, और कोस को क्या कहते हैं, B/H। B की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो B की वैल्यू कितनी है, R है, और H की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, Z के बराबर। ये चीजें जो है ना वो आपने बना ली, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ना वो करना है। आपने ये वाला काम करा, वहां से आपको ये इंपीडेंस वाला रिलेशन मिला, यहाँ से बहुत सारे सवाल जो हैं वो बार बार बने हैं आपके,
कि जेड स्क्वेयर बराबर है आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर। जेड बताना है तो इस सारे का क्या कर दिया, रूट। ये वाली ट्राइंगल जो है वो एक और बना ली जिसका नाम इंपीडेंस ट्राइंगल, जिसमें दो फैक्टर्स आपने पढ़ लिए, एक का नाम टेन फाई और एक का नाम क्या है, कोस फाई। टेन फाई जो है वो फेज फैक्टर होता है, कोस फाई जो है वो पावर फैक्टर होता है। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। नेक्स्ट अगला जो काम करना है, ये चीजें जो हमने पढ़ ली। अब अगली बातों पे अगर हम चलें तो सर आपने इंपीडेंस का फॉर्मूला लिखा जेड, जो कि बराबर है किसके बराबर है, आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर। कि अगर मैं जेड की बात करता हूं तो जेड जो है वो बराबर है, और जेड बराबर है किसके, अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर। इस तरीके से काम जो है ना वो आपको पता है। अब करना क्या कुछ है, चीजों को देखना कैसे है उस पर ध्यान देंगे। कि ये जेड का फॉर्मूला है अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर। इस तरीके से प्रोग्राम आपको दिखा रखा था। करना क्या कुछ है उस बात पे गौर करें कि जेड जो है सर वो हमारे पास क्या है, इंपीडेंस है। जेड जो वर्ड है वो क्या है हमारे पास, इंपीडेंस। इंपीडेंस का मतलब भी अपोजिशन है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। इंपीडेंस है और इंपीडेंस का मतलब क्या होता है, इंपीडेंस का मतलब जो है सर वो क्या है, अपोजिशन है। चार्ज फ्लो कर रहा है और उसको क्या करा जा रहा है, अपोज करा जा रहा है। तो वो वर्ड जो है वो हमारे पास क्या कहलाया है, इंपीडेंस कहलाया। अब अपोजिशन आप कोई भी हो, अपोजिशन को आप क्या चाहते हैं, अपोजिशन जो है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम। कि जेड की वैल्यू जो है वो कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। और जेड की वैल्यू मिनिमम अगर होनी चाहिए तो इसका मतलब आर को तो छेड़ नहीं सकते। तो ये एक्सएल माइनस एक्सी जो है सर वो किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। जेड की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। जेड मिनिमम कब होगा, जेड मिनिमम तब होगा जब ये एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। आर भी है, एल भी है, सी भी है, तीनों हो, लेकिन आंसर जो है वो मिनिमम कब जाए, जब एक्सएल माइनस एक्सी किसके बराबर है, जीरो। तो एक्सएल किसके बराबर हो गया, एक्सएल बराबर हो गया सर एक्सी के। एक्सएल को हम क्या कहते हैं, ओमेगा एल। एक्सी को हम क्या कहते हैं, 1 ओमेगा सी। एक्सएल को क्या कहते हैं, ओमेगा एल। एक्सी जो है उसको क्या कहते हैं, 1 ओमेगा सी। ओमेगा को ऊपर भेज दिया तो ओमेगा स्क्वेयर बराबर पता चल गया किसके, 1/LC के। और ओमेगा अगर मैं बताता हूं तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√LC। इस वाली फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या नाम देते हैं, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। और इस प्रोसेस को, ये जो नाम है ये क्या है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। इस वाले काम को जो है, इस प्रोसेस को जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं रेजोनेंस। इस वाली प्रोसेस को जो हम नाम देते हैं, वो जो नाम देते हैं वो क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस नाम देते हैं। कि रेजोनेंस जो है ये प्रोसेस का नाम हो गया। इस फ्रीक्वेंसी का नाम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। जेड जो है इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है, मिनिमम। अब अगर अपोजिशन मिनिमम हो जाएगा तो सर सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और करंट मैक्सिमम है तो सर पावर भी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। अलग अलग नाम है अब इसके। पहला नाम तो क्या है, रेजोनेंस आ जाए। दूसरा नाम क्या हो जाए कि जेड की वैल्यू कैसी हो जाए, मिनिमम। तीसरी बात क्या कह सकता है कि करंट सर्किट में क्या है, मैक्सिमम। चौथी बात जो है वो क्या हो सकती है कि पावर जो है सर्किट में क्या है, मैक्सिमम है। पांचवी बात कि एक्सएल इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, एक्सी के। या रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है सर वो किसके बराबर हो जाए, 1/√LC। सब किसको कोरस्पोंड करते हैं, सब कोरस्पोंड करते हैं रेजोनेंस को। किसको कोरस्पोंड कर रहे हैं, रेजोनेंस। नेक्स्ट अगला काम करना है, अगली चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी कि जेड की मिनिमम वैल्यू ही अगर बतानी है तो जेड की मिनिमम वैल्यू अगर बतानी है तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। एक्सएल माइनस एक्सी कितना है, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर, तो इसका क्या कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ R²। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये वैल्यू किसके बराबर है, आर के। कि जेड की मिनिमम वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर होती है, जेड की मिनिमम वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, आर के बराबर। ठीक है। 8वें नंबर पे अगर हम काम करते हैं, नेक्स्ट जो प्रोग्राम है उसको अगर आप करते हैं तो वो चीजें जो है वो कैसी हो जाएंगी। 8वें नंबर पे काम करेंगे तो हमें क्या पता है, जैसे अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, टेन फाई फेज फैक्टर पढ़ा था, जो कि किसके बराबर था, एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू किसके बराबर, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। ये फॉर्मूला था। टेन फाई बताना है, टेन फाई का फॉर्मूला क्या है, टेन फाई का फॉर्मूला है एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। तो एक्सएल माइनस एक्सी किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो ये वैल्यू जो है वो इस तरीके से आ गई। तो फाई की वैल्यू जो है सर वो कितनी आ गई, जीरो। फाई की वैल्यू जीरो आने का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो। यहां पे मतलब है कि ई एंड आई आर इन सेम फेज। अगला जो तरीका है कहने का वो क्या हो सकता है कि करंट और वोल्टेज जो है वो कहाँ है, सेम फेज में है। ये बात आपको पता है। 10वें नंबर पे आपने एक बात जानी थी, पावर फैक्टर, जिसको हम क्या लिखते थे, कोस फाई। कोस फाई जो है वो किसके बराबर था, आर डिवाइडेड बाई जेड के बराबर था।
Z की वैल्यू जो है सर वो कितनी आ रही है, R आ रही है, तो R डिवाइडेड बाई R, R से R को कैंसिल कर दिया तो आंसर कितना आ गया 1। यहां से इसको क्या कहते हैं, कोस फाई को कहते हैं पावर फैक्टर, और इसकी वैल्यू कितनी है 1। तो इसका मतलब क्या पता चल गया कि पावर फैक्टर जो है वो कैसा है, यूनिटी है। पावर फैक्टर जो है सर वो कैसा है, यूनिटी। ये बातें जो है सर वो हमें पता चल रही हैं। इस तरीके से काम जो है वो आपने चलाना है, इन बातों को आपने एक बार देखना है। ये वर्ड जो है क्या बन गया, रेजोनेंस। देखें एक बार इसको, पढ़ें, फिर आगे चलेंगे। अब जो चीजें हैं वो ये रेजोनेंस से रिलेटेड ये 10 नाम जो है वो हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे वाली चीजें जो है वो कैसे बनती है, सुनिए ध्यान से। ये रेजोनेंस वाले काम को अगर मैं देखना चाहूं तो सर हमने जेड का ग्राफ जो है वो ओमेगा के साथ देखा, क्योंकि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जाके जेड क्या हो रहा था, मिनिमम हो रहा था। तो अगर हम बात करें जेड के बारे में तो यहाँ पे आपने जेड लिख लिया, यहाँ पे आपने ओमेगा लिख लिया। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जेड क्या है, मिनिमम है, और जेड अगर उस पर मिनिमम है तो काम जो ग्राफ जो है वो कैसे चला जाता है, इस तरीके से कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, देयर इज अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसके कोरस्पॉन्डिंग जेड जो है सर वो कैसा हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। ये काम जो है ना वो आपने करना है कि यहाँ पे जेड जो है वो कैसा हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिसका नाम क्या है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है जिसके कोरस्पॉन्डिंग जेड जो है सर वो कैसा है, मिनिमम है। ये काम जो है ना वो हमने करना है। यही तो बताया इस ग्राफ ने कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जाके जेड की वैल्यू क्या हो जाती है, मिनिमम। उससे पहले भी ज्यादा है, उसके बाद भी ज्यादा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो ये काम हमने जाना, और इस मैक्सिमम पे हमें क्या पता है कि एक्सएल बराबर है किस पे, एक्सी के। एक्सएल जो है वो बराबर है किसके, बराबर है एक्सी के। इससे छोटे वाली फ्रीक्वेंसीज पे बात करता हूं तो इस पे एक्सी बड़ा होता है, और बड़े वाली फ्रीक्वेंसीज पे कौन बड़ा हो जाता है, एक्सएल बड़ा हो जाता है। ठीक है, मतलब कि पहले अगर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से पहले बात करता हूं तो कौन बड़ा है, एक्सी बड़ा है। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बाद देखूं तो कौन बड़ा है, एक्सएल बड़ा है। छोटी फ्रीक्वेंसीज पे एक्सी की वैल्यू ज्यादा होती है, और बड़े वाली फ्रीक्वेंसीज जो है उन पे किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, एक्सएल की। नेक्स्ट जो काम हमने देखना है वो चीजें कुछ कैसे हैं कि सर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्सी बराबर हैं, तो ओमेगा आर जो है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जिसके कोरस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम। ये तो जेड और ओमेगा का ग्राफ था। इसी के इनवर्स में अगर ग्राफ बनाएंगे तो काम जो है सर वो किसके लिए चलेगा, अगला जो काम है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई और ओमेगा का ग्राफ हो जाएगा। कि अगर अगला काम करना है तो यहाँ पे किसको रखा गया, आई को रख दिया, यहाँ पे किसको रख दिया, ओमेगा को। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये ग्राफ जो है किसके लिए हो गया, आई और ओमेगा का ग्राफ बन जाएगा ऐसे करके। इस वाली शेप को, यू शेप को उल्टा करा, यू शेप को उल्टा करा तो हमारे पास क्या बन गया, बेल शेप ग्राफ जो है ना वो बन गई है। और बेल शेप ग्राफ बन गई है तो काम जो है वो क्या है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिसका नाम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, जिसके कोरस्पॉन्डिंग करंट जो है सर वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। जेड अगर मिनिमम था तो करंट तो क्या ही हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इस तरीके से काम करना है। तो ये जो नाम है ये क्या हो गया, ओमेगा आर, और इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे करंट जो है सर वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। वही बात है इसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगी। ठीक है, ये ग्राफ जो है वो आपको पता हो। नेक्स्ट, इन्हीं ग्राफ के बेसिस पे हम एक कंसेप्ट पढ़ रहे होते हैं, और वो जो कंसेप्ट है सर वो हमारे पास है क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, जो ये ग्राफ पढ़ा है इसके बेसिस पे हम एक काम पढ़ रहे होते हैं जिसका नाम है क्वालिटी फैक्टर, या क्यू फैक्टर जो है उसको हम नाम देते हैं। ठीक है, क्यू फैक्टर कह लो या क्वालिटी फैक्टर। और ये होता क्या है, इट इज मेजर ऑफ शार्पनेस, इट इज मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व, इट इज मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। ये मेजर है किसका, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। रेजोनेंस कर्व की शार्पनेस अगर चेक करनी है, ठीक है, इट इज मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। जो रेजोनेंस कर्व है उसकी शार्पनेस चेक करनी है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्यू फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया कि अगर यहाँ पे हम काम करते हैं तो चीजें जो है वो क्या कुछ हो जाएंगी। इस तरीके से काम जो है वो करना है सर कि यहाँ पे जो आपके पास आई है, यहाँ पे जो वर्ड है सर वो क्या है, ओमेगा। आई और ओमेगा के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से काम जो है, मान लो दो शेप जो है ना वो ऐसे बनाई है। ठीक है, एक जो सिग्नल है वो हमारे पास करंट 1 है, एक जो है वो हमारे पास क्या है, सेकंड है। इस तरीके से काम करना है। तो हम ट्यूनिंग में, ट्यूनिंग पर्पसेस में किसका इस्तेमाल करते हैं, क्यू फैक्टर का। इनमें से किसको इस्तेमाल करा जाएगा, बहुत सारे सवाल नीट में पहले इसके बेसिस पे पूछे गए कि क्यू फैक्टर जो है वो किसका ज्यादा होगा, कौन से को आप सेलेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या देखा, इट इज मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। जिसकी शार्पनेस ज्यादा होगी उसकी क्यू फैक्टर की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है।
कि यहाँ पे ये वाला कर्व, 1 वाला कर्व शार्प है और 2 वाला जो है वो कैसा है, फ्लैट है। तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें डायग्राम से, तो क्वालिटी फैक्टर फॉर फर्स्ट इज ग्रेटर देन क्वालिटी फैक्टर फॉर सेकंड, या तो ऐसे कर लो आप बात को। ठीक है, अगला जो काम है सर, क्यू फैक्टर का फॉर्मूला। क्यू फैक्टर का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, क्यू फैक्टर का फॉर्मूला है सर 1/r अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई सी। ये फॉर्मूला जो है सर वो किसका है, क्वालिटी फैक्टर का। कि क्वालिटी फैक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वालिटी फैक्टर होता है 1/r अंडर रूट एल बाई सी। अब यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि जिसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या रहेगा, कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस को R1 कह दूं और इसके रेजिस्टेंस को R2 कह दूं, तो इसका मतलब क्या है कि R1 जो है वो कम है किसके कंपैरिजन में, फ्लैट वाला अगर है। तो इस तरीके से चीजें जो है ना वो आपके पास बन रही है। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, इट इज मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। रेजोनेंस कर्व की शार्पनेस जो है वो किससे मेजर करी जाती है, क्वालिटी फैक्टर से। जिसकी शार्पनेस ज्यादा है उसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा। ठीक है, अगली जो बात है, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला 1/r अंडर रूट एल बाई सी। आर की वैल्यू कम होगी तो क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा। इस तरीके से काम जो है ना वो आपको पता चल गया। ठीक है, अगली जो बात है, यहाँ पे अगर इसको मेजर करना ही चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ये बात जो है वो हमने करनी है। किस तरीके से काम बन रहा होगा कि यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या है, आई है, यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या है, ओमेगा। आई वर्सेस ओमेगा के बारे में अगर हम काम करें तो इस तरीके से चीजें हैं। एक बात जो मुझे और आपको पता है वो क्या, कि सर इस तरीके से डाटा जो है ना वो आपके पास है, कि ये जो काम है यहाँ पे जो है, मान लो इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, ऐसे है। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग तो वैल्यू जो है वो क्या है, आई नोट है। ओमेगा आर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू तो क्या है, मैक्सिमम करंट हमारे पास है। अब अगर इसकी आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू इसकी लगभग 70% के आसपास होती है। तो आरएमएस वैल्यू इसका 70% यहाँ कहीं होगा। तो आई आरएमएस वाली वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो मुझे एक बात और पता है, बाकी सभी के लिए दो दो वैल्यूज मिलेंगी। आई आरएमएस की वैल्यू देखेंगे तो दो जगह कट लग रहे हैं, एक यहाँ पे इस वाली फ्रीक्वेंसी पे कट लग रहा है, एक इस वाली पे। बस मैक्सिमम का कट ही कहाँ होगा, एक जगह, बाकी सबके दो दो जगह होंगे। तो इस वाली फ्रीक्वेंसी को नाम दे दिया ओमेगा 1, इस वाली को क्या नाम दे दिया, ओमेगा 2। और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का अगर मैं ये डिफरेंस देखता हूं तो इसको सर हमने नाम दे दिया डेल्टा ओमेगा। क्या नाम दे दिया इसको, डेल्टा ओमेगा आपने नाम दे दिया। ठीक है, कि आई नोट आई आर एम एस ये वैल्यूज पता है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, डेल्टा ओमेगा हमारे पास है। ठीक है, तो अगर हम काम करते हैं तो चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या है, क्वालिटी फैक्टर अगर यहां से डिफाइन करा जाए। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर जो है यहां से अगर मैं डिफाइन करता हूं तो क्वालिटी फैक्टर जो है सर वो हमारे पास बराबर होती है ओमेगा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा ओमेगा के, ओमेगा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा ओमेगा। अब बेटा ऊपर भी ओमेगा नीचे भी ओमेगा, तो ये जो है कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता है। क्वालिटी फैक्टर जो है सर वो कैसा होता है, डायमेंशन लेस, क्योंकि ऊपर भी ओमेगा नीचे भी होगा तो कैसा होगा, ये डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, कई बार जो है वो सवाल यही पूछ लेता है कि इसकी डायमेंशन बताओ, यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर से। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, क्वालिटी फैक्टर। और क्योंकि ये क्वालिटी फैक्टर है तो ये तो कैसा रहेगा, डायमेंशन लेस रहेगा, यूनिट लेस रहेगा। डेल्टा ओमेगा जो है इसको नाम क्या देते हैं, डेल्टा ओमेगा जो होता है इसको नाम क्या दिया गया, बैंड विड्थ जो है वो हम इसको नाम देते हैं। और क्योंकि ये बैंड विड्थ है तो बैंड विड्थ जो डेल्टा ओमेगा है इसका फॉर्मूला होता है आर डिवाइडेड बाई एल। क्या फॉर्मूला होता है इसका, आर बाई एल। तो ओमेगा आर का फॉर्मूला तो अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, दैट वाज अंडर रूट एल सी। डेल्टा ओमेगा जो है वो किसके बराबर है, आर बाई एल के बराबर है। तो इस वैल्यू को अगर मैं सोल्व करना चाहूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/r अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 1/r अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई सी। ये प्रोग्राम जो है वो आपने कर लिया कि ये वैल्यू जो है वो किसकी आ गई, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आ गई। ठीक है, इतना काम जो है वो आपको पता चला, क्वालिटी फैक्टर पता चल गया, ये कंसेप्ट्स जो हैं वो आपको पता चले। वैल्यू जो है वो निकालते कैसे हैं, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व है। ये क्वालिटी फैक्टर का जो यूज करते हैं ये कहाँ यूज करते हैं, ट्यूनिंग ऑफ सिग्नल्स में। सिग्नल्स की ट्यूनिंग जब हम सेट कर रहे होते हैं तो हम इनका इस्तेमाल जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनके बेसिस पे और सवाल भी जो हैं वो हम लगा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो काम है, जो यहाँ पे और एक कंसेप्ट जो बाकी रहता है, दैट इज योर एवरेज पावर कंज्यूम्ड। कि काम जो हमने क्या डिस्कस करना है, एवरेज पावर कंज्यूम्ड, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट में एवरेज पावर जो है वो कितनी कंज्यूम की जाएगी, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन आरएलसी सर्किट, इसके बारे में काम जो है ना वो करना है।
तो एवरेज पावर अगर मैं बताऊंगा तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड जो है आरएलसी सर्किट में, इसका फॉर्मूला होता है सर ईवी वर्चुअल ईएमएफ, वर्चुअल करंट, ईवी आईवी और इनटू में कोस फाई। ये वैल्यू जो है ना सर वो होती है, ठीक है, कि क्या वैल्यू है, एवरेज पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला है ईवी आईवी कोस ऑफ फाई। इस तरीके से काम जो है ना वो आपको पता होता है। ईवी के बारे में बात करूं तो इसको मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई कितना लिखते हैं, √2। आईवी की बात करूं तो वो भी क्या होता है, आई नोट डिवाइडेड बाई कितना, √2 और इनटू में कितना हो गया, कोस फाई। इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है ना सर वो आपके पास चलता है कि अगर एवरेज पावर कंज्यूम्ड बताना चाहता हूं तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड क्या होता है, ईवी आईवी कोस फाई। वर्चुअल वैल्यू कैसे निकाली गई, ई नोट बाई √2, ये भी कैसे, आई नोट बाई √2 और इनटू में कितना हो गया, कोस फाई। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ई नोट आई नोट डिवाइडेड बाई कितना है 2 और इनटू में कितना हो गया, कोस ऑफ फाई। इस तरीके से काम जो है ना सर वो कर लिया कि एवरेज वैल्यू जो है पावर, एवरेज पावर कंज्यूम्ड कितना है, ईवी आईवी कोस फाई, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट, अगर कैसा है, प्योर इंडक्टर है, इस तरीके से काम है। और नेक्स्ट जो है सर वो हमारे पास क्या है, फॉर प्योर कैपेसिटर। एक बार जो काम है वो किसके लिए करना है, प्योर इंडक्टर के लिए करना है, और एक बार जो काम है वो प्योर कैपेसिटर के लिए करना है। तो चीजें जो है वो कैसे चलेंगे, फॉर प्योर इंडक्टर और एक बार काम जो है वो किसके लिए है, प्योर कैपेसिटर के लिए, ठीक है, ये चीजें बनानी है। तो ईवी आईवी कोस फाई बन गया, ई नोट बाई √2 आई नोट बाई √2 √2 कितना हो गया 2 ई नोट आई नोट बाई 2 इंटू कोस फाई। प्योर इंडक्टर के लिए बात करते हैं तो सर प्योर इंडक्टर के लिए फाई की वैल्यू कितनी होती है, π/2, और प्योर कैपेसिटर है तो उसके लिए भी फाई की वैल्यू कितनी है, माइनस का π/2, ठीक है। इसके लिए प्लस में होती है, उसके लिए किस में होती है, माइनस में। तो एवरेज पावर के बारे में अगर मैं बात करूं तो एवरेज पावर जो है वो बराबर है, किसके बराबर है, ई नोट आई नोट डिवाइडेड बाई 2 इंटू में कितना हो गया, कोस π/2। इस तरीके से काम है। कोस 90 की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। कोस 90 और कोस 90 की वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर। अब यहाँ पे काम करता हूं तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड जो है, एवरेज पावर कंज्यूम्ड क्या हो गया, ईवी आईवी और इनटू में कितना हो गया, कोस ऑफ माइनस π/2। कोस माइनस π/2 का मतलब क्या है, कोस 90 और कोस 90 दोबारा से कितना है, 0 के बराबर, ठीक है। तो हमने किसके लिए, प्योर इंडक्टर के लिए देखा, प्योर कैपेसिटर के लिए देखा, दोनों के लिए जो एवरेज पावर कंज्यूम्ड है वो कितनी आ रही है, 0। तो मतलब कि पावर की यूनिट क्या है, वोट, और वोट है नहीं तो इसलिए नाम क्या पड़ गया, वोटलेस। तो ऐसा करंट जो फ्लो करता है जिसके कोरस्पॉन्डिंग पावर जो कंज्यूम्ड है, एवरेज पावर कंज्यूम्ड कितनी है, 0 है, उसको क्या कहा जाता है, वोटलेस करंट कहा जाता है। व्हाट इज वोटलेस करंट, करंट इज सेड टू बी वोटलेस। करंट को वोटलेस कहा जाएगा कब, जब एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज 0। जब पावर कंज्यूम्ड जो है या एवरेज पावर कंज्यूम्ड जो सर्किट में है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो उस टाइम के करंट को जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया है, वोटलेस करंट नाम दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से काम जो है वो हमने सीखना है कि चीजें जो हैं वो आपके पास क्या है, एवरेज पावर का फॉर्मूला ईवी आईवी कोस फाई है। यहां से आप आगे बढ़ते गए और ये कंसेप्ट जो है वो आपने जाने। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले जो जाना वो क्या जाना, मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू जो है उनके बारे में, आरएमएस वैल्यू इफेक्टिव वर्चुअल वैल्यू जो है वो नाम आपने जान लिया कि फॉर्मूले क्या होते हैं। नेक्स्ट आपने जाना कि एसी सर्किट जिसमें खाली रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और क्या है, कैपेसिटेंस। फिर उनके बेसिस पे आपने आरएलसी सर्किट देखा, फिर उसमें रेजोनेंस का केस करा, रेजोनेंस का केस करने के बाद क्वालिटी फैक्टर, और उसके बाद क्या है, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन आरएलसी सर्किट, ठीक है। ये चीजें जो है वो आपने देखी हैं, यही टॉपिक्स हैं जिनके बेसिस पे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने लगाने हैं। कोई दिक्कत आती है तो हम डिस्कस करेंगे। हालांकि कुछ पीवाईक्यूज जो हैं वो कल वाली क्लास में हम कर भी रहे होंगे, ठीक है जी। और कोई टॉपिक है इसमें जो आप बताना चाहते हैं कि ये टॉपिक और करना है हमने, ठीक है। फिर जो है वो ईएमआई वाला पोर्शन रह जाएगा, उसके बाद जो है फिर हम ईएमआई जो है वो कर लेंगे, ठीक है। इस काम को जो है वो आप निपटा लेंगे। कोई दिक्कत आती है तो पूछेंगे।